इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है और इस वक्त इंसानों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आर्टिफिशियल ऑर्गन्स इजीली अवेलेबल हैं, जिन्हें आर्टिफॉक्स कहा जाता है। पर ये आर्टिफॉक्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, जिन्हें एक आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए एक यूनियन नाम की कंपनी लोगों को ये ऑर्गन्स यानी आर्टिफॉक्स लोन पर देती है, और अगर वो लोग टाइम पर लोन पे नहीं कर पाते तो रिपोमैन उनकी बॉडी से जबरदस्ती वो आर्टिफॉक्स निकाल लेते हैं और जबरदस्ती ऑर्गन्स निकाल लेने की वजह से उन लोगों की डेथ हो जाती है। अब मूवी के इस सीन में हम रेमी नाम के रिपोमैन को देखते हैं, जो कि अपने काम में बहुत माहिर है। और अब यहीं पर हम रेमी की नेक पर एक टैटू भी देखते हैं। ये टैटू रिपोमैन का टैटू है और हमें इस मूवी के हर रिपोमैन की नेक पर एक ऐसा ही टैटू दिखेगा। अब रेमी एक घर में जहाँ उसका टारगेट एक लड़का था। अब रेमी अपना काम कर रहा होता है कि उस लड़के की फ्रेंड पीछे से आकर रेमी को एक पैन मारकर दूर करती है और रेमी उस लड़की को अपनी एक खास गन से शूट करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। रेमी अब एक प्लास्टिक ओवरऑल पहनता है अपने यूनिफॉर्म को सेव करने के लिए और हेडफोन्स लगाता है म्यूजिक सुनने के लिए, और फिर वो अपना काम शुरू करता है और अपने मेडिकल टूल से उस आदमी की बॉडी पर कट लगाता है और इसके बाद वो उस आदमी की बॉडी से आर्टिफॉग निकाल कर वॉश करता है और फिर उसे एक प्लास्टिक बैग में डालकर सील कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि रेमी नॉर्मली अपनी फैमिली के साथ अपना दिन स्टार्ट करता है और अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अपनी जॉब पर चला जाता है, जहां वो अपने क्लाइंट से आर्टिफॉग लेने के बाद उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ रहा था। और इसके बाद वो यूनियन के ऑफिस यानी अपने ऑफिस में आता है, जहां वो देखता है कि उसका बॉस बहुत अच्छी स्पीच के साथ अपने क्लाइंट्स को आर्टिफॉग ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कन्विंस कर रहा था, और साथ ही वो उन्हें ये बात भी बता रहा था कि अगर वो लोन पे नहीं कर पाए तो रिपोमैन उनके आर्टिफॉक्स निकाल लेगा। और अब वो मीठी मीठी बातों से लोगों को ज्यादा सच्चाई बताए बगैर पेपर्स पर साइन करवा लेता है। रेमी यहाँ से गुजरते हुए एक रूम में जाता है, जहाँ वो अपने रिट्रीव किए हुए आर्टिफॉक्स को स्कैन कर रहा था, और जब रेमी आर्टिफॉक्स स्कैन कर रहा होता है तभी उसका बॉस उसके पास आता है और वो उसे क्लाइंट से दूर रहने को कहता है, क्योंकि क्लाइंट्स उसे देखकर डर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैक आ जाता है, जो कि रेमी का बेस्ट फ्रेंड है, और उसी के साथ यहाँ पर रिपोमैन है। और यही हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर आने से पहले सोल्जर थे और अब वो यूनियन कंपनी में एज रिपोमैन इसीलिए वर्क कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग ये उनके लिए बेस्ट जॉब है। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके ये काम करने से कोई मर रहा है, उनको सिर्फ अपनी जॉब से कंसर्न था और उनको अपने मिशंस में बहुत मजा आया करता था। अब दोबारा प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों दोस्त एक दूसरे को तंग कर रहे थे और आपस में एक दूसरे की बातों पर हंस रहे थे, जिस पर उनका बॉस उन्हें बच्चा कहता है। और इसके बाद वो दोनों रेमी की वाइफ की शॉप पर जाते हैं, जहाँ रेमी की वाइफ रेमी की जॉब की वजह से बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर रेमी एक रिपोमैन की जॉब करे तो उसकी बेटे की लाइफ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। और अब रेमी की वाइफ रेमी से कहती है कि तुम अपने बॉस से बात कर अपना ट्रांसफर सेल्स डिपार्टमेंट में करवा लो। और यहाँ पर वो लोग लड़ने के बाद बाहर चले जाते हैं और कार में जेक रेमी को समझाता है कि हम हमेशा रिपोमैन ही रहेंगे क्योंकि यही हमें काम आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ की बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन रेमी अपनी वाइफ की सिचुएशन अच्छे से समझ रहा था कि वो क्या चाहती है और उसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही है। और अब इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं और यहाँ पर रेमी एक सिंगर को देखता है जो कि उसे बहुत पसंद आती है। और इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रेमी ने अपने घर पर एक पार्टी रखी है और ये एक छुट्टी का दिन है। पर यहाँ पर जेक रेमी से कहता है कि उन्हें अपना एक मिशन कंप्लीट करना है, लेकिन रेमी उसे ये काम करने से मना करता है क्योंकि वो इस वक्त घर पर था। पर जेक उसे ये कहकर कन्विंस कर लेता है कि उन्हें इस काम के बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और अब वो दोनों उस आदमी को स्ट्रीट पर उस गाड़ी के अंदर ही टारगेट करते हैं और ये करते हुए उन दोनों को रेमी की वाइफ और बेटा देख लेता है। रेमी को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर देती है। और जाते हुए वो रेमी से पूछती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली और जॉब के दरमियान में किसी को चूज करना हो तो तुम किसे चूज करोगे। अब यहाँ पर रेमी भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो जेक से कहता है कि अब मैं इस बारे में अपने बॉस से बात करूंगा। अब वो लोग कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक जैक का स्कैनर एक नेस्ट फाइंड करता है जो कि उनकी लोकेशन के बहुत करीब था, और इस नेस्ट में बहुत सारे यूनियन के कस्टमर छुपे हुए थे जिन्होंने अपनी पेमेंट नहीं की थी, यानी उन्होंने लोन पर आर्टिफॉक लिए थे और उन्होंने अभी तक अपना लोन पूरा पे नहीं किया था और वो लोग इस कंट्री से भागने की कोशिश कर रहे थे।
अब जेक और रेमी जल्दी से अपनी कार ट्रंक से सारे के सारे वेपन्स लेते हैं और नेस्ट के अंदर बढ़ते हैं। अंदर जाते ही वो बहुत से लोगों को अपने टीचर से टीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जितने लोगों को वो टीज कर सकते थे। स्टार्टिंग में तो वो इजीली अपना काम अच्छे से कर रहे थे, पर अचानक वो लोग रिपोमैन के साथ यानी जेक और रेमी के साथ फाइट शुरू कर देते हैं। हाँ, जेक दो आदमियों से फाइट करता हुआ उन्हें पंच करता हुआ कंट्रोल करता है और दूसरी तरफ हम रेमी को देखते हैं जिसके ऊपर दो आदमी अटैक कर देते हैं। रेमी उन दोनों से पहले तो हैंड टू हैंड फाइट करता है और फिर उन दोनों की बॉडी में नाइफ स्टैब करके जेक को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जो कि एक फाइटर से लड़ रहा था और ये फाइटर जेक से ज्यादा पावरफुल था। और इतने में ही यहाँ पर रेमी आता है, दूसरे आदमी के सर पर अपना वेपन मारते हुए उसे नीचे गिरा देता है। पर यहाँ जेक उस पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की यहाँ पर जरूरत नहीं थी। इसके बाद हम उन दोनों को यूनियन के ऑफिस में देखते हैं। अब उनके पास बहुत से आर्टिफैक्ट थे और दो जैम स्कैनर भी, जो कि रिपोमैन्स के स्कैनर को जैम करते थे, जिन स्कैनर्स की हेल्प से रिपोमैन्स अपने आसपास आर्टिफैक्ट्स का पता चलाते थे। और अब उन दोनों की परफॉर्मेंस से खुश होकर उनका बॉस उन्हें प्रमोशन देने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर रेमी अपने बॉस से कहता है कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना है। लेकिन यहीं पर जेक उसकी बात काट देता है और अपने बॉस को कहता है कि हम आपकी ऑफर के बारे में सोचेंगे। और इसके बाद जेक रेमी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और यहाँ वो उसे समझाता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे, हर चीज रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और रूल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद वो रेमी को एक घर के आगे छोड़ता है जहाँ पर उसे एक सिंगर को टारगेट करना था। रेमी इस सिंगर का बहुत बड़ा फैन था और इसीलिए रेमी उसे फौरन मारने के बजाय उसको इतना टाइम दे देता है कि वो अपना सॉन्ग कंप्लीट कर ले। रेमी उससे उसका कंप्लीट हुआ हुआ सॉन्ग लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि ये जरूर वो किसी म्यूजिक कंपनी तक पहुंचा देगा। और इसके बाद वो अपनी मशीन को ऑन करता है और जैसे ही अब वो उस आदमी को शॉक देने लगता है तो उससे पहले उसे खुद ही शॉक लग जाता है और इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से रेमी बहुत दूर जाकर गिरता है। और अब कुछ दिन बाद उसे हॉस्पिटल के बेड पर होश आता है, जहाँ पर उसे जेक और उसका बॉस नजर आते हैं। जेक और फ्रैंक उसे ये बता रहे होते हैं कि उसे जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा था वो डिवाइस की फॉल्ट की वजह से लगा था। और इसके बाद वो उसे सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज देते हैं, जो ये थी कि उसके हार्ट को एक आर्टिफैक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। और यहीं पर उसका बॉस उसे एक क्लाइंट की तरह स्पीच देना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर रेमी उसे कहता है कि उसे कोई आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए और वो अपनी मशीन्स के साथ खड़ा होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। और अब हॉल में आते ही वो चलते चलते अपनी मशीन को डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन ये काम करने के बाद वो सिर्फ 2 कदम ही चल पाता है और अब उसे आइडिया हो गया था कि वो मैकेनिकल ट्रांसप्लांट के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए अब वो अपनी बॉस की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ट्रांसप्लांट के बाद जब रेमी अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ उसे घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसका कहना था कि रेमी ने फैमिली और जॉब के बीच में अपनी जॉब को चूज किया था और इसीलिए अब उसे अपनी जॉब के साथ रहना चाहिए। इसके बाद रेमी जेक के घर जाता है और यहाँ पर जेक उसे कुछ ड्रिंक ऑफर करता है, पर रेमी उसे कहता है कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। कुछ दिन बाद जब रेमी काफी बेहतर फील कर रहा था तो वो अपने काम पर वापस जाता है और यहाँ पर उसके सारे कोलीग्स उसे मिलकर एक वेलकम पार्टी देते हैं। इसके बाद वो एक केस लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो ये काम कर सकता है। जैसे ही वो उस आदमी के घर जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पहले तो वो उस आदमी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे फील होता है कि वो थक गया है और उसकी हार्ट बीट भी बहुत तेज हो जाती है। पर उस आदमी को जैसे ही बेहोश करने के बाद वो अपना काम शुरू करता है तो उसके हाथ बहुत जोर जोर से कांपने लग जाते हैं और वो अपना मिशन कंप्लीट ही नहीं कर पाता। अब वो एक बार में आता है जहाँ पे उसी के साथ के रिपोमैन्स थे और वो यहाँ पर सबको बताता है कि वो ये जॉब छोड़ रहा है। और ये बताने के बाद अब वो वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने घर के बाहर बैठ जाता है, जो कि उसके लिए एक आखिरी तरीका था अपनी फैमिली से मिलने का। अब वो अपने बेटे को हक करने के बाद अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ उसे एक नोटिस देती है, जो कि उसे यूनियन कंपनी की तरफ से आया था हार्ट की पेमेंट के लिए। और इस सब के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग अब वो अपने ऑफिस जाता है और अपने बॉस से कहता है कि उसे कोई और जॉब दे दी जाए, क्योंकि उसने इस कंपनी के लिए बहुत काम किया था। और तरह उसे सेल्स डिपार्टमेंट में एक जॉब मिल जाती है, जहाँ उसे अपने बॉस की तरह लोगों को आर्टिफैक्ट्स लेने के लिए कन्विंस करना था। लेकिन क्योंकि रेमी बहुत काइंड हार्टेड, इसीलिए वो आर्टिफैक्ट सेल करने के साथ साथ लोगों को ये भी बता देता है कि अगर वो आर्टिफैक्ट की पेमेंट कंप्लीट नहीं दे पाए तो वो लोग उन्हें मार सकते हैं, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं और इस तरह बहुत से लोग आर्टिफैक्ट नहीं खरीदते और ऐसे रेमी को भी कोई पैसे नहीं मिल रहे थे।
अब रेमी का फ्रेंड जैक उसे एक नेस्ट तक लेकर आता है जहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आर्टिफैक्ट्स के लिए पे नहीं किया था, और वो यहाँ पर दो आदमियों को रेमी के लिए टीज करता है और वो रेमी से कहता है कि तुम इनके आर्टिफैक्ट्स लिए बगैर वापस नहीं आओगे क्योंकि अब तुम्हारा इस जॉब में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही रेमी अपना काम स्टार्ट करने लगता है तो वहाँ एक आदमी उसे इंजर्ड कर देता है, और उसी दौरान अब रेमी को इसी नेस्ट में वो सिंगर मिलती है जिसे उसने बार में देखा था और जो रेमी को मूवी के स्टार्ट में पसंद आई थी। रेमी को फील होता है कि वो सिंगर ड्रग एडिक्ट और अभी भी वो ड्रग्स के नशे में है। यहाँ पर उसे उस सिंगर के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे उठाकर एक होटल में ले आता है। फिर सुबह में रेमी जैसे ही उसकी बॉडी को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि उस सिंगर जिसका नाम बेथ है उसने बहुत से आर्टिफैक्ट्स अपनी बॉडी में लगाए हुए हैं जिनका रिक्लेम टाइम आ गया है, यानी अगर उसने पैसे ना दिए तो उसके आर्टिफैक्ट्स उसकी बॉडी से निकाल लिए जाएंगे और इस तरह वो सिंगर मर जाएगी। और अब यहाँ पर आखिर बेथ को होश आ जाता है और वो यहाँ पर रेमी को पंच करती है क्योंकि उसे यहाँ पर लग रहा था कि रेमी उसे मारने के लिए आया है। लेकिन जैसे ही रेमी उसे अपनी सिचुएशन बताता है तो वो भी बैठ जाती है। रेमी एक प्लान करता है और छुपकर अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ जाकर वो बेथ के ऑर्गन्स के अकाउंट क्लियर करने वाला था, लेकिन क्योंकि बेथ ने अपनी बॉडी में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स लगाए हुए और अभी रेमी अपने कंप्यूटर की हेल्प से उसकी एक ही आर्टिफैक्ट की पेमेंट क्लियर करता है तो वहाँ पर जैक आ जाता है और यहाँ पर जैक को देखकर वो जैक की टीजर गन उसे वापस करता है और अब अपने पुराने घर चला जाता है। चोरी से अपने घर में जाने के बाद वो अपने बेटे को प्यार करता है और दोबारा बेथ के पास आ जाता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। और अब वो दोनों शहर के एक सुनसान इलाके में चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद रेमी अपनी कार को चला देता है और वो दोनों एक अबेंडेड हाउस के अंदर। और नेक्स्ट सीन में अब दोबारा हमें यूनियन ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर रेमी के फ्रेंड जैक को रेमी का ही केस दिया जाता है जिसको लेने से वो इनकार कर देता है और अब रेमी का केस एक और रिपोमैन को दे दिया जाता है। और अब दोबारा हमें रेमी और बेथ को दिखाया जाता है जो कि उस पुराने घर को पुराने और टूटे हुए सामान से सेट कर रहे थे और यहीं पर बेथ रेमी को एक टाइपराइटर गिफ्ट करती है जो कि उसे ट्रैश से ही मिला था और अब रेमी उसे अपनी स्टोरी लिखने के लिए यूज करता है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि बेथ के एयर भी आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी उसके कान भी आर्टिफिशियल हैं। वो अपने इन आर्टिफैक्ट एयर से वो भी सुन सकती थी जो रेमी नहीं सुन सकता था। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेथ को फील होता है कि कोई उनके घर में आ रहा है जो कि रेमी को फील नहीं हो रहा, इसीलिए वो अपने आर्टिफैक्ट्स रेमी के हेडफोन के साथ अटैच करती है। हमें दिखाया जाता है कि ये वही रिपोमैन है जो रेमी के साथ काम करता था और उसे रेमी को मारने का केस दिया गया था। इसके बाद वो दोनों उस रिपोमैन से बचने का प्लान करते हैं जहाँ के फ्लोर पर एक बहुत बड़ा होल था। वो लोग उस होल को एक बेडशीट से कवर करते हैं और अब बेथ दरवाजे के पीछे छुप जाती है और रेमी सामने टेबल पर टाइपराइटर के सामने बैठ जाता है ये प्रिटेंड करने के लिए कि उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके पीछे कोई आ रहा है। और तभी वहाँ पर रिपोमैन आ जाता है और वो रेमी को देखकर अपने वेपन्स उठाते हुए जैसे ही रेमी के करीब आता है तो वो रिपोमैन फ्लोर पर हुए होल को फील नहीं कर पाता और वहाँ से नीचे गिर जाता है। और अब जैसे ही बेथ उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है तो वहाँ से वो जमीन भी टूट जाती और ऐसे बेथ भी नीचे गिर जाती है। और अब वो आदमी जैसे ही बेथ को टीज करने के लिए अपने टीजर गन उठाता है तो रेमी जल्दी से अपना टाइपराइटर ऊपर से फेंकता है जो कि रिपोमैन के सर पर गिरता है। हाँ, वो रिपोमैन मर जाता है। अब वो दोनों एक कार चुराकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बेथ की नी पर चोट आई थी और उसका नी भी एक आर्टिफैक्ट था। जहाँ रेमी उसे ऑफर करता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन रेमी अपने बैग से कुछ टूल्स निकालती है और उसे बताती है कि वो ये ठीक कर सकती है। वो दोनों यूनियन के ऑफिस जाते हैं और यहाँ यूनियन के ऑफिस जाने पर रेमी जल्दी से एक आदमी का कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि अंदर जाने पर कोई भी उसे पहचान न पाए। और फिर वो उस कॉस्ट्यूम के पहने पहने ही अपने बॉस के ऑफिस जाकर उसे पंच करता है और यहाँ पर वो अपने बॉस को उस रिपोमैन की गर्दन का टैटू देता है जो कि उसे मारने आया था। और यहाँ पर वो अपने बॉस को कहता है कि जो भी उसे मारने आएगा वो उसका यही हाल करेगा। और साथ ही वो अपने बॉस से ये भी कहता है कि तुम अभी मेरा डेब्ट क्लियर करो। लेकिन यहाँ पर उसका बॉस ये करने से इनकार कर देता है और उसे बताता है कि जब से तुमने हमारे सिस्टम में डिफॉल्ट पैदा किया है तब से ये सारा सिस्टम हमारे ऑफिस से हेडक्वार्टर तक चला गया है, यानी अब सारे के सारे डेब्ट हेडक्वार्टर में क्लियर होते हैं। और ये सुनने के बाद रेमी जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाता है और वो बेथ से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस मुल्क से भागना होगा। और दूसरी तरफ हमें ऑफिस में दिखाया जाता है कि रेमी का बॉस अब रेमी के फ्रेंड जैक को ऑर्डर करता है कि तुम रेमी को रिपो करोगे। और दूसरी तरफ हम बेथ और रेमी को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे और यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एयरपोर्ट पर रिपोमैन भी थे। और वो जैसे ही अब रेमी और बेथ को स्कैन करते हैं तो रेमी एक जैम स्कैनर से उनके स्कैनर को जैम कर देता है। लेकिन यहीं पर एक ऑफिसर देखती है कि बेथ की टांग से ब्लीडिंग हो रही है। जैसे ही वो उसकी बैंडेज करने लगते हैं
तो यहाँ पर दोबारा रीपो मैन आते हैं और इस बार स्कैनिंग में उन्हें पता चल जाता है कि इन लोगों के पास आरडी फॉग है और यहाँ पर गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन वो दोनों यहाँ से किसी न किसी तरह भागना चाहते थे और अब वो दोनों अपने आप को बचाने के लिए फाइट करते हैं और अपने हाथ में आने वाली हर चीज, इवन बोर्ड, सीजर, हर चीज से दूसरों को मारते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब एयरपोर्ट से रेमी बेथ को गोद में उठाकर वहाँ से भाग जाता है और एक ऐसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर इलीगल आर्टिफैक्ट्स को ट्रांसप्लांट किया जाता था। और यहाँ आने पर एक लड़का जैसे ही बेथ का नी देखता है तो वो कहता है कि बेथ की नी की कैप चेंज करनी पड़ेगी और वो उन्हें 2 लड़कियों के पास भेज देता है। और यहाँ पर एक 10 साल की छोटी सी लड़की बेथ का ऑपरेशन करती है। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर जेक भी आ जाता है और वो देखते हैं कि जेक ने पहले वाले आदमी को रेप कर लिया था। और अब जेक रेमी को समझाता है कि तुम प्लीज मेरे साथ वापस चलो, हम कुछ न कुछ कर लेंगे, हम तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे और कुछ न कुछ करके हम पैसे वापस कर देंगे। पर यहाँ पर रेमी जेक के साथ जाने से इनकार कर देता है क्योंकि रेमी ने जेक की बात नहीं मानी थी। इसीलिए उन दोनों के दरमियान हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। पहले तो वो दोनों एक दूसरे से बराबर कर लड़ रहे थे, लेकिन फिर जैक रेमी को एक बिल्डिंग से नीचे गिराते हुए एक स्टील ब्रिज पर गिराता है और यहाँ पर रेमी हंसने लग जाता है और वो अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालकर जैक की लेग में स्टैब करता है। और जैसे ही अब जैक रेमी को मारने वाला होता है तो पीछे से बेथ आकर उसे बेहोश कर देती है और रेमी को लेकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि अब इस बिल्डिंग नेस्ट में भी रीपो मैन आ चुके थे और वो यहाँ पर आते साथ ही बहुत सारे ऐसे लोगों को टीज करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने यूनियन को पैसे देने थे। यहाँ पर रेमी और बेथ भी उन लोगों से बचकर भाग रहे थे कि तभी एक औरत आकर उन्हें रेस्क्यू करती है और एक रूम में छुपा देती है। लेकिन जैसे ही वो रेमी का रीपो मैन टैटू देखती है तो वो उसको मारना शुरू कर देती है। पर तभी रेमी उसे अपनी शर्ट खोलकर दिखाती है उसकी बॉडी में भी एक आर्टिफॉग है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे जब रेमी और बेथ वहाँ से निकलते हैं तो वो नेस्ट की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को मार दिया गया था। और अब वो बेथ से कहता है कि हमारे पास इस चीज को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये था कि वो हेडक्वार्टर के स्कैनर सिस्टम को तबाह कर दे। इसके बाद रेमी अपने बॉस के पास जाता है और उसे वो शूट करने की धमकी देकर यूनियन की हेडक्वार्टर लेकर जाता है। वहाँ जाने पर वो पहले तो गार्ड्स को शूट करते हैं और इसके बाद रेमी अपने बॉस की आईज को स्कैन करवाते हुए हेडक्वार्टर के अंदर जाता है और वहाँ जाने पर वो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा को शूट करते हैं। अब वो और बेथ एक लैब में एंटर होते हैं जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट आर्टिफैक्ट्स पर वर्क कर रहे थे। सारे साइंटिस्ट अपने काम में बिजी थे, कोई भी उन दोनों पर गौर नहीं कर पाता। पर यहाँ पर एक साइंटिस्ट उन्हें देख लेता है और जल्दी से एक रूम में चला जाता है। इतने में ही यहाँ पर बहुत से रीपो मैन्स गार्ड आ जाते हैं और वो आकर उनको शूट करने वाले होते हैं, लेकिन वो दोनों बचकर एक रूम तक चले जाते हैं और इस शूटिंग में 2 साइंटिस्ट मर जाते हैं। और अब यहाँ पर उनके पीछे बहुत से गार्ड्स और रीपो मैन आ गए थे जिनसे वो लोग लड़ते हैं और उन सबको मारते हुए एक रूम तक पहुँचते हैं और यहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा आर्टिफैक्ट स्कैनर मिलता है। यहाँ पर उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने आर्टिफैक्ट निकालते और इसे स्कैन करते। और अभी वो लोग ये काम कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर जैक और उसका बॉस आ जाता है और अंदर आकर वो लोग देखते हैं कि रेमी बेथ को काट रहा था आर्टिफैक्ट लेने के लिए। और तभी जैक का बॉस उसे ऑर्डर करता है कि वो रेमी को रीपो करे, लेकिन यहाँ पर जैक उसकी बात नहीं मानता बल्कि अपनी नाइफ से अपने बॉस को ही मार देता है। और इसके बाद वो लोग बेथ को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसे होश आ जाता है। और अब वो लोग एक आर्टिफैक्ट की हेल्प से वहाँ स्कैनर खोलते हैं। वो लोग बॉम्ब की हेल्प से उस स्कैनर को ब्लास्ट कर देते हैं। इस सिस्टम को ब्लास्ट करने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब सारे के सारे क्लाइंट्स फ्री हो गए थे। अब किसी को भी मारा नहीं जा सकता था, किसी को भी रीपो नहीं किया जा सकता था। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों यानी रेमी, बेथ और जैक एक बीच पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक और रेमी ने अपना टैटू भी काट दिया है और दूसरी तरफ रेमी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी वो उसके बेटे ने एक बुक के तौर पर पब्लिश करवा दी है। अब जैसे ही जैक आकर रेमी को तंग कर रहा होता है तो अचानक जैक गायब हो जाता है और रेमी उसे इर्द गिर्द ढूंढता रह जाता है। अब सीन कट होता है और हम हॉस्पिटल की मशीनरीज को देखते हैं और अब यहाँ पर हम पे रिवील होता है कि जब जैक उस नेस्ट में रेमी को मारने के लिए आया तो जैसे ही जैक ने रेमी को बिल्डिंग से नीचे गिराया था तो वो कोमा में चला गया था। और उसके बाद जो कुछ भी हमने मूवी में देखा यानी जैक का अपने बॉस को किडनैप करना, उनका यूनियन के हेडक्वार्टर में जाना और वहाँ पर वो स्कैनर को तबाह करना, ये सब रेमी के ब्रेन में चल रहा था। और यहाँ पर जैक यानी रेमी के फ्रेंड ने उसके आर्टिफैक्ट हार्ट के लिए पे किया था और रेमी के ब्रेन में जो सब कुछ चल रहा था वो एक न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से चल रहा था जो कि जैक ने उसके लिए खरीदी थी। और यहीं पर हमें पता चलता है कि उस दिन बेथ भी मर गई थी, लेकिन वो आज भी रेमी के ख्वाबों पर जिंदा थी और रेमी अपनी ख्वाबों की दुनिया में बहुत ज्यादा खुश था। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।